हम सब पृथ्वी के घूमने को, मतलब सूरज के उगने और ढलने को बहुत ही साधारण सी बात समझते हैं, है ना? ये हमारी जिंदगी का एक सेट रिदम है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये रिदम, ये लय अचानक से टूट जाए तो क्या हो अगर हमारी पृथ्वी घूमना ही बंद कर दे? इसके जो अंजाम होंगे वो वाकई में चौंकाने वाले हो सकते हैं। और हाल ही में पृथ्वी के कोर को लेकर एक साइंटिफिक स्टडी ने इसी सवाल को फिर से हवा दी और इंटरनेट पर तो जैसे एक बहस ही छिड़ गई। सवाल बस एक था, क्या इसका मतलब है कि सूरज अब पश्चिम से उगेगा? हर कोई इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लेकिन इस पूरी बहस को आगे समझें उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पृथ्वी का घूमना आखिर हमारे प्लैनेट और हमारी जिंदगी पर असर डालता कैसे है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारी इस चलती फिरती दुनिया की। पृथ्वी के घूमने के जो सबसे साफ, सबसे आम असर हैं, वो क्या हैं? शुरुआत उन्हीं बेसिक चीजों से करते हैं जो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। देखिए, रोटेशन का सबसे सीधा असर तो है दिन और रात का ये साइकिल, रोशनी से अंधेरे का लगातार बदलना। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। धरती के घूमने से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में भी लगातार बदलाव आते हैं, और ये बदलाव हमारे प्लैनेट पर हर तरह की लाइफ को प्रभावित करते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जानवर। धरती अपना एक चक्कर अपनी एक्सिस पर लगभग 24 घंटे में पूरा करती है, और ये 24 घंटे का साइकिल हमारी घड़ियों, हमारे कैलेंडर्स और टाइम नापने के पूरे ग्लोबल सिस्टम का बेस है। अब सोचिए, इस लगातार घूमती हुई दुनिया के साथ तालमेल यानी सिंक बिठाने के लिए हमने क्या किया? हमने बनाए टाइम जोन्स। ये टाइम जोन्स कोई नेचुरल चीज नहीं है, बल्कि इस प्लैनेट की स्पीड के लिए हम इंसानों का एक स्मार्ट सोल्यूशन है। लेकिन दिन और रात से कहीं आगे पृथ्वी का रोटेशन कुछ ऐसी ताकतों को भी जन्म देता है जो दिखती नहीं है पर हैं बहुत पावरफुल। ये हमारे मौसम, समंदर और यहाँ तक कि हमारे वजन को भी प्रभावित करती हैं। मिसाल के तौर पर समंदर में आने वाला ज्वार भाटा यानी टाइड्स, ये पृथ्वी के घूमने और चांद की ग्रेविटी के मिले जुले असर से होता है। समंदर का पानी दिन में 2 बार ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ये हमारे प्लैनेट का एक नेचुरल रिदम है। और फिर आती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए, जब धरती घूमती है तो एक बाहर की तरफ धक्का लगता है। यही फोर्स ग्रेविटी के खिंचाव को थोड़ा सा कम करती है। इसकी वजह से हम थोड़ा हल्का महसूस करते हैं, खासकर इक्वेटर पर, जहां धरती सबसे तेजी से घूमती है। तो सोचे, अगर धरती घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? बिल्कुल सही, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी गायब हो जाएगी। इसका नतीजा, इक्वेटर पर ग्रेविटी बढ़ जाएगी, मतलब वहां हर चीज थोड़ी भारी फील होगी, जबकि पोल्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट फोर्स है कोरियोलिस फोर्स। ये भी धरती के घूमने की वजह से ही पैदा होती है। ये हवा और समुद्री लहरों को मोड़ देती है। तूफानों को उनका वो घुमाव इसी से मिलता है, और हमारे प्लैनेट के वेदर पैटर्न्स भी इसी से बनते हैं। तो इन सब इनविजिबल फोर्सेस का उस साइंटिफिक खबर से क्या कनेक्शन है जिसने ये सारी बहस शुरू की? इसके लिए चलिए अब धरती की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, धरती का जो इनर कोर है वो सरफेस से सीधे सीधे जुड़ा हुआ नहीं है। उनके बीच में एक लिक्विड आउटर कोर है। ये बिल्कुल एक बॉल बेयरिंग की तरह काम करता है। इसकी वजह से इनर कोर सरफेस के मुकाबले अलग स्पीड से घूम सकता है। और साइंटिस्ट्स का मानना है कि कोर के रोटेशन में ये जो बदलाव है, ये कोई नई या खतरनाक चीज नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल साइकिल है जो लगभग हर 70 से 80 साल में होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक डिस्कवरी पर लोगों का रिएक्शन क्या था? ऑनलाइन जो बातचीत हुई वो साइंस, विश्वास और अलग-अलग इंटरप्रिटेशंस का एक बहुत ही दिलचस्प मिक्स था। बहस में काफी लोगों ने साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू रखा। उन्होंने साफ साफ बताया कि सिर्फ कोर के घूमने की दिशा बदलने से पूरी धरती की सतह यानी सरफेस अचानक से उल्टी दिशा में नहीं घूमने लगेगी। लेकिन हर किसी ने इस खबर को साइंटिफिक नज़र से नहीं देखा। बहुत से लोगों ने इसे इस्लामी भविष्यवाणियों यानी प्रोफेसीज के संदर्भ में देखा। उनके मुताबिक सूरज का पश्चिम से उगना कयामत दिन के संकेतों में से एक माना जाता है। इस बहस में और भी कई तरह की इंटरप्रिटेशन सामने आईं। कुछ ने आगे जाकर मैग्नेटिक पोल्स के पलटने जैसी साइंटिफिक पॉसिबिलिटीज पर बात की। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने सूरज का पश्चिम से उगना को वेस्टर्न कंट्रीज के बढ़ते ग्लोबल इन्फ्लुएंस का एक मेटाफर, एक रूपक माना।
और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि साइंस और विश्वास के बीच कोई टकराव नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान हासिल करने को बढ़ावा दिया जाता है और साइंस और मजहब दोनों एक साथ चल सकते हैं। आखिर में ये पूरी ऑनलाइन बातचीत एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब हम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की हदों तक पहुंच जाते हैं, तब हम इस दुनिया को कैसे समझते हैं? क्या हम साइंस पर भरोसा करते हैं, या अपने विश्वास में जवाब ढूंढते हैं, या फिर मेटाफोर्स में मतलब तलाशते हैं? शायद ये सभी तरीके उस अनजान को समझने की हमारी इंसानी कोशिश का ही एक हिस्सा हैं।